अनचाही दुल्हन पार्ट 25। गाड़ियाँ बनारस की चमचमाती सड़कों पर दौड़ रही थी। घाटों की रोशनियाँ और मंदिर की घंटियों की हल्की गूंज जैसे पूरी रात को और भी खास बना रही थी। प्रार्थना खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ झलक रही थी। होठ थोड़े फूले हुए थे, आंखों में गुस्से से ज़्यादा शर्म और नखरा था। युवराज ने एक नज़र उसे देखा और फिर स्टीयरिंग पकड़ते हुए धीरे से अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी थीं। प्रार्थना अचानक उसके हाथ पकड़ने से चौंक गई थी और तुरंत अपना हाथ खींचते हुए बोली, राणा जी, ड्राइव पर ध्यान दीजिए, मेरे हाथ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। युवराज मुस्कुराया और नज़रें सड़क पर रखते हुए बोला, सड़क पर भी ध्यान है और मेरी रानी पर भी। प्रार्थना ने होठ काटते हुए गुस्से से उसकी ओर देखा। मैं नाराज़ हूँ आपसे। युवराज ने हल्के से उसकी उंगली दबाई और शरारती अंदाज में कहा, अच्छा, तो ये जो तुम मुझे अपना हाथ खींचने के बाद भी पकड़ने दे रही हो, ये नाराज़गी है या इश्क? प्रार्थना का चेहरा लाल पड़ गया था। उसने तुरंत मुंह दूसरी ओर फेर लिया था। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। युवराज हंस पड़ा था और स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है, बात मत करो। वैसे भी तुम्हारी खामोशी भी मुझे उतनी ही प्यारी लगती है जितनी तुम्हारी बातें। उसकी यह बात सुनकर प्रार्थना ने चुपके से उसकी ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो अब भी नकली गुस्से का नाटक करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो राणा जी। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बुरा ही हूँ, लेकिन तुम्हारा हूँ। गाड़ी चमचमाती गलियों से गुजर रही थी और दोनों के बीच मीठी नोकझोंक ने रात को और भी खूबसूरत बना दिया था। गाड़ी शहर की रोशनियों से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ मुड़ गई थी। दूर से ही ढोल नगाड़ों की आवाज़, हंसी टिटोली और रंग बिरंगी रोशनी की चमक हवा में घुल रही थी। प्रार्थना ने खिड़की से झांका। उसकी आंखें चमक उठी थी। ये क्या है राणा जी, इतनी भीड़, ये सब क्यों? युवराज ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और स्टीयरिंग मोड़ते हुए बोला, चौधरी का मेला है, बनारस का सबसे मशहूर, बचपन से यहाँ आता हूँ। प्रार्थना ने पलटकर उसकी ओर देखा। आंखों में बिल्कुल बच्चे जैसी चमक थी। मेला? चौधरी का मेला? सच में? युवराज ने टीजिंग अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम तो नाराज़ थी ना, तो सोचा अकेला ही चला जाऊँ। प्रार्थना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट छलक रहा था। नहीं, मैं भी चलूँगी। मैं कभी चौधरी के मेले में नहीं गई। युवराज ने उसकी चमकती आंखों में देखा और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खिंच गई थी। अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो नाराज़गी में कह रही थी कि मुझे देखना भी नहीं है, उससे बात भी नहीं करनी, और अब चौधरी के मेले का नाम सुना तो मेरा हाथ पकड़ कर ही बैठ गई। प्रार्थना ने झेपते हुए हाथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया था। राणा जी, वो मैं बस मेला देखना चाहती हूँ। लेकिन युवराज उसे शरारती नज़रों से देख रहा था। प्रार्थना ने अपने फेस का पाउट बनाते हुए कहा, आप ना मुझे हर बात पर चिढ़ाते हो। युवराज थोड़ा झुककर उसकी गर्दन के पास आ गया था। उसकी गर्म सांसें प्रार्थना के कानों से टकरा रही थी। वह धीरे से फुसफुसाया, और तुम्हें चिढ़ाकर तुम्हारा ये गुलाबी चेहरा देखना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रार्थना का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसने घबराकर खिड़की की ओर मुंह फेर लिया था। लोग देख लेंगे, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। युवराज मुस्कुराया। स्टीयरिंग संभालते हुए भी उसकी ओर तिरछी नज़र डाली। तो देख लेने दो, वैसे भी सबको पता चलना चाहिए कि चौधरी के मेले में इस बार राणा की ट्रबल भी आई है। उसकी आंखों में गहरी शरारत थी। उसने झुककर प्रार्थना की गर्दन पर हल्का सा बाइट कर लिया था। प्रार्थना ने होठ दबाए। शर्म और युवराज की नज़दीकी के एहसास की खुशी दोनों उसकी आंखों में एक साथ झलक रहे थे। आप बहुत बुरे हो। युवराज हंसा और टीजिंग टोन में बोला, हाँ, बुरा तो हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जब भी आता हूँ तुम्हें अच्छा ही लगने लगता हूँ। प्रार्थना ने शर्माकर नज़रें झुका ली थी। गाड़ी जैसे ही मेले के करीब पहुंची, रोशनी और ढोल नगाड़ों की गूंज बढ़ गई थी। प्रार्थना ने खिड़की से झांकते हुए बच्चे जैसी मासूमियत से कहा, ये तो सच में सुंदर है। युवराज ने स्टीयरिंग रोकते हुए उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ झुककर बोला, सुंदर तो है, लेकिन इस मेले में सबसे सुंदर नज़ारा अभी मेरे करीब बैठा हुआ है। उसकी बात सुनकर प्रार्थना का चेहरा सचमुच गुलाब की तरह खिल उठा था। युवराज ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, मेले में तो जाओगी, पर एक शर्त है। प्रार्थना ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, शर्त? युवराज झुककर उसके कान के पास आया। पूरे मेले में मेरा हाथ नहीं छोड़ना है। प्रार्थना का चेहरा लाल पड़ गया था। उसने होठ दबा लिए और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया था। गाड़ी मेले के बाहर रुकी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें, चाट और जलेबी की खुशबू, रंग बिरंगी रोशनियाँ, बच्चों की हंसी, सब कुछ जैसे प्रार्थना के लिए जादू बन गया था। वह उतरते ही हैरान नज़रों से चारों ओर देखने लगी थी। बिल्कुल मासूम सी आवाज़ में बोली, राणा जी, उधर देखिए, झूला है और वो कॉटन कैंडी। युवराज ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, लगता है आज मुझे अपनी रानी को मेला घुमाने के लिए पूरा दिन निकालना पड़ेगा। प्रार्थना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। युवराज प्रार्थना का हाथ थामे उसे भीड़ से निकालकर मेले के बीच ले आया था। ढोल नगाड़ों और रोशनी के बीच उनकी हंसी गूंज रही थी। चलो पहले जाइंट व्हील पर,
युवराज ने उसकी चमकती हुई आंखों में देखते हुए कहा। प्रार्थना ने आंखें बड़ी करते हुए हिचकिचाकर कहा, इतना ऊंचा है? नहीं, मुझे डर लगेगा। युवराज मुस्कुराया और उसकी ठुड्डी उठाकर बोला, मेरे साथ हो तो डर कैसा? कुछ पल बाद दोनों जाइंट व्हील की ऊंचाई से नीचे झिलमिलाती बनारस की गलियों को देख रहे थे। हवा उसके बालों से खेल रही थी और प्रार्थना की चीखों में भी मज़ा छिपा हुआ था। युवराज उसकी हर चीख पर हंस रहा था और हर बार उसका हाथ कसकर पकड़ लेता। नीचे उतरते ही प्रार्थना का चेहरा चमक उठा था। राणा जी, उधर देखिए, वो सारे खिलौने। युवराज ने बिना कुछ कहे हर खिलौना उठाकर दुकानदार से पैक करवा दिया था। गुड्डे, गुड़िया, रंग बिरंगे गुब्बारे, छोटे कार्टून कैरेक्टर्स, वो सब चीज़ें जो प्रार्थना के बचपन में कभी नहीं मिली थी। शॉपकीपर हंसकर बोला, मालिक, आपको देखकर तो लगता है जल्दी ही बाबा बनने वाले हो। इतना सब बच्चे के लिए ले रहे हैं? युवराज ने खिलौने के बैग से भरे हाथों के बीच झांकते हुए प्रार्थना को देखा और दिल से मुस्कुराया। बच्चे के लिए नहीं, मेरी बेबी अभी बहुत छोटी है। प्रार्थना झेंप गई थी, उसके गाल लाल हो गए थे। उसने तुरंत मुंह फेर लिया था, लेकिन आंखों में चमक और दिल में अजीब सी गुदगुदी थी। प्रार्थना ने कॉटन कैंडी, बर्फ का गोला, मोमोज सब बारी बारी टेस्ट किए थे। इसी बीच उसकी नज़र गोलगप्पे की रेहड़ी पर पड़ी। वह छोटे बच्चे जैसी चहकते हुए युवराज का हाथ पकड़कर बोली, चलिए ना राणा जी, मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं। युवराज के दोनों हाथ खिलौनों से भरे हुए थे। वह हंसकर बोला, तुम्हें खिलौनों से ज़्यादा ये गोलगप्पे चाहिए? प्रार्थना ने होठ दबाते हुए शरारती अंदाज में कहा, खिलौने तो मैंने ले लिए ना, अब गोलगप्पे हैं मेरी लिस्ट में। रेहड़ी पर खड़ी प्रार्थना जल्दी जल्दी गोलगप्पे खाने लगी थी। उसका चेहरा बच्चों जैसी खुशी से चमक रहा था। फिर उसने युवराज की ओर गोलगप्पा बढ़ाया, अब आप भी खाइए मेरे हाथ से। युवराज ने झुककर उसके हाथ से गोलगप्पा खाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे हाथ से खाया हरने वाला दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। प्रार्थना का दिल तेज़ी से धड़क उठा था। उसने नज़रें चुराईं, लेकिन मुस्कुराहट छुपा नहीं पाई थी। प्रार्थना गोलगप्पे खाते हुए इतनी खुश थी कि युवराज ने थोड़ी देर के लिए उसके हाथ को छोड़ दिया था। तभी पार्किंग में एक हल्की सी धुंध उठती थी। तभी युवराज का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर रेयांश का नाम चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। हेलो रेयांश। फ़ोन के दूसरी तरफ उसके भाई की आवाज़ थी, थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ। भाई, मैं आपकी गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करो। भाभी से कह देना कि कार ख़राब हो गई थी। युवराज की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई थी। अच्छा, समझ गया, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। फ़ोन रखकर उसने प्रार्थना की ओर देखा। उसका दिल थोड़ा धड़क गया था, लेकिन मुस्कान छिपा नहीं पा रहा था। मेले की पार्किंग एरिया से अचानक लोगों की चीखें सुनाई देने लगी थी। एक गाड़ी में आग लग गई थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। लोग भागते भागते इधर उधर गिरने लगे थे। प्रार्थना ने सहमी नज़रों से उस भीड़ की ओर देखा। उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं। युवराज ने तुरंत उसके चेहरे को अपनी हथेली से ढक लिया था और उसे अपनी छाती से सटाते हुए बोला, मत देखो प्रार्थना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो जानता था कि भले ही प्रार्थना उतनी नाजुक ना रही हो, पर भीड़ और अफरा तफरी अभी भी उसे डरा देती थी। युवराज ने खिलौनों के बैग ज़मीन पर रख दिए थे और दूसरे हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया था। डरना मत, बस मेरी सांसों की आवाज़ सुनो। प्रार्थना उसकी बाहों में सिमट गई थी। उसकी आंखें भीग उठी थी, लेकिन दिल को तसल्ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि युवराज की बाहें उसकी सबसे सेफ जगह हैं। अफरा तफरी धीरे धीरे शांत हो रही थी। लोग अभी उस जलती हुई गाड़ी को देख रहे थे, जिसके चारों ओर धुआं और आग का लाल रंग फैल रहा था। युवराज ने प्रार्थना को अपनी बाहों में पकड़े पकड़े ही एक पल के लिए आग की ओर नज़र डाली। उसका दिल अजीब सा धड़क उठा था। युवराज ने पास खड़े आदमी से पूछा, ये किसकी गाड़ी है? आदमी ने हल्की घबराहट के साथ जवाब दिया, अरे सर कुछ नहीं, कोई शरारती बच्चा गाड़ियों के बीच पटाखा फोड़ दिया था, बस इसी वजह से आग लग गई है। युवराज ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और फिर उसने प्रार्थना की ओर देखा, जो अभी भी उसकी बाहों में थी, और युवराज धीरे धीरे उसकी पीठ से हिला रहा था ताकि वो ज़्यादा घबराए नहीं। उसकी आंखों में हल्की डर की झिलमिलाहट थी। प्रार्थना ने धीरे से उसकी ओर देखते हुए कहा, चलिए अब घर चलते हैं, मुझे माँ की याद आ रही है। युवराज ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ उसे देखा और टीज़ करते हुए बोला, अच्छा तो आपको मनाने के लिए पूरी मेहनत हम करें और आप बस माँ को याद करें। प्रार्थना मुस्कुराई, लेकिन फिर भी थोड़ी शर्माते हुए सिर झुका लिया था। जैसे ही वे पार्किंग की ओर बढ़े, युवराज ने देखा कि रेयांश ड्राइवर को पहले ही समझा के जा चुका था, जो थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए उन्हें देखकर बोला, सॉरी सर, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसमें आग लग गई थी, तो मैं उसे तुरंत रिपेयरिंग के लिए भेज चुका हूँ। प्रार्थना ने हल्की मासूमी से युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन और भोलेपन की चमक थी। युवराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और प्रार्थना की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? गाड़ी में आग कैसे लग गई राणा जी? युवराज ने उसके गालों को अपने हाथों में थाम लिया था। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। युवराज ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, शायद आज मेरी बीवी इतने गुस्से में थी
गाड़ी भी डर गई। प्रार्थना अपनी हंसी रोक ना सकी थी और उसके दिल में हल्की सी गुदगुदी हो रही थी। प्रार्थना की आंखें फैल गई थी, होठों पर हंसी आकर रुक गई थी। राणा जी, आप भी ना। उसने हल्की सी झेप में आंखें झुका ली थी। युवराज ने जानबूझकर उसकी नाक पर हल्का सा टैप किया और मजाकिया अंदाज में कहा, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी नाराज़गी से तो मैं भी नहीं बच सकता। अफरा तफरी शांत हो गई थी। प्रार्थना हंसते हुए उसे धक्का देने ही वाली थी कि तभी आसमान में काले बादल गरज उठे थे और अचानक बारिश शुरू हो गई थी। ठंडी बूंदें तेजी से उनके ऊपर बरसने लगी थी। ओ बारिश! प्रार्थना ने हाथ फैलाकर बूंदों को छूने की कोशिश करने लगी थी। युवराज ने जल्दी से उसके पास पड़े उसके खिलौनों को समेटा और उसका हाथ पकड़कर बच्चों जैसी शरारत से बोला, भागो वरना ठंड लग जाएगी। दोनों खिलखिलाते हुए भीगी सड़कों पर दौड़ पड़े थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर वो मासूम सी हंसी चमक रही थी। कुछ ही देर में वे एक खूबसूरत रिजॉर्ट के सामने आकर रुके। प्रार्थना की लाल साड़ी बारिश से भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी। वह ठंड से कांप रही थी। युवराज की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल कसक उठा था। उसने बिना देर किए अपना ओवरकोट उतारा और बड़ी कोमलता से उसके कंधों पर डाल दिया था। तुम्हें ठंड लग जाएगी। युवराज की आवाज़ में वही गहरी चिंता झलक रही थी। प्रार्थना ने ओवरकोट को कसकर अपने चारों ओर लपेटा। उसके पलकों पर अभी बारिश की बूंदें अटकी हुई थीं। वो मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, और आपको? युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटका। उसकी भीगी शर्ट बदन से चिपकी हुई थी। मुझे आदत है ठंड से लड़ने की, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ प्रार्थना पर टिकी हुई थीं। प्रार्थना ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर भीगी लटें हटाते हुए। युवराज ने उसके करीब आकर उसके होठों को चूम लिया था। प्रार्थना का दिल धड़कने लगा था। इतनी शिद्दत उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। युवराज ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया था। चलो अंदर चलते हैं। वे दोनों रिजॉर्ट के लॉबी में पहुंचे। चारों ओर हल्की सी खुशबू, गर्म रोशनी और लकड़ी की दीवारें। बाहर अभी बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं। रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद युवराज ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें रेस्ट चाहिए, मैं सब मैनेज कर लूँगा। कमरे में पहुँचते ही प्रार्थना खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उसने ओवरकोट उतारकर साइड रख दिया था। बाहर काले बादल, बिजली की चमक और बरसते पानी को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। युवराज धीरे धीरे उसके और करीब आ गया था। उसकी सांसों की गर्माहट ने प्रार्थना को महसूस करवा दिया था कि वह बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसके हाथ ने बड़ी कोमलता से प्रार्थना के कंधों को छुआ और फिर उसके बालों को हटाकर उसकी गर्दन को उजागर कर दिया था। पीछे से युवराज ने धीरे से उसके कान को चूमते हुए कहा, बारिश तुम्हें बहुत पसंद है ना? प्रार्थना एक पल के लिए ठिठकी। उसके सीने की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली थी। हाँ हाँ, उसकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। युवराज ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी और बहुत हल्के से उसके कंधे पर अपने होठों का स्पर्श रख दिया था। और तुम्हें पता है, तुम्हारी मौजूदगी भी मेरे लिए ऐसी ही है। प्रार्थना का पूरा बदन सिहर उठा था। उसने खिड़की का किनारा कसकर पकड़ लिया था, लेकिन आंखें बंद थीं, जैसे उस पल में खो जाने से डर रही हो और चाह भी रही हो। युवराज अब उसके सामने आ गया था। उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी उंगलियों में थामा। 3 महीने तुमसे दूर रहकर हर पल ऐसा लगा है जैसे सांस ही नहीं आ रही थी मुझे। प्रार्थना ने कांपते होठों से कहा, राणा जी, लेकिन आगे कुछ भी नहीं कह पाई थी। उसने उसकी ठोड़ी उठाई और बिना देर किए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। वो पहला स्पर्श धीमा था, लेकिन कुछ ही पलों में उस स्पर्श में उतनी ही तड़प भर आई थी जितनी 3 महीने से दबाई हुई थी। प्रार्थना ने हल्के से उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। प्रार्थना की पलकों पर अब भी नमी थी, लेकिन उसकी सांसें अब तेज हो चुकी थीं। युवराज की छुअन ने उसके भीतर दबे जज्बातों को जैसे जिंदा कर दिया था, जैसे बहुत दूरी सहना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी सांसें तेज होती गई थीं और उसका बदन युवराज की बाहों में और भी कसकर समा गया था। युवराज ने उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया था, इतना कि उनके बीच की हर दूरी मिटने लगी थी। उसकी सांसें प्रार्थना के गालों, उसके कानों और उसकी गर्दन तक बहक रही थीं। प्रार्थना हर छुअन पर सिहर रही थी, जैसे पहली बार खुद को इतना पूरी तरह से किसी के हवाले कर रही हो। युवराज के होठ अब उसकी गर्दन से उतरते चढ़ते फिर उसके होठों पर लौट आए थे। प्रार्थना ने इस बार अपनी झिझक छोड़ दी थी। उसके हाथ युवराज के बालों में उलझ गए थे, जैसे अब वो उसे रोकना ही नहीं चाहती हो। युवराज के होठों पर उसकी छुअन में अब कोई रोक नहीं थी। प्रार्थना की सांसें तेज होकर बेकाबू हो गई थीं। उसके हाथ प्रार्थना के बालों से होते हुए उसकी पीठ पर सरक गए थे, जैसे हर दूरी को तोड़ देना चाहता हो। युवराज ने उसे अपनी बाहों में उठाया और धीरे से कमरे के बीचों बीच ले आया था।
बारिश की रोशनी खिड़की से भीतर झांक रही थी, उनकी भीगी परछाइयों को और भी गहरा बना रही थी। उसने प्रार्थना को अपने और करीब खींचा, इतना कि अब उनके बीच कोई पर्दा बाकी न था। प्रार्थना ने हल्की झिझक के बाद अपनी पलकों को बंद कर लिया था और खुद को पूरी तरह उसकी बाहों में समेट लिया था। पर्दल पर उनके स्पर्श और गहरे होते गए थे। धीरे धीरे उनके बीच की आखिरी दूरी भी मिटने लगी थी। बिस्तर पर गिरते ही प्रार्थना उसकी बाहों में और कसकर लिपट गई थी। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। उनके शरीर की गर्मी ने हर ठंडक को मिटा दिया था। आधी रात ढल चुकी थी। कमरे की रोशनी मंद थी। बाहर अभी बारिश टपक रही थी। प्रार्थना थककर युवराज के सीने पर बेसुस्ती सोई हुई थी। उसकी सांसें धीमी और सुकून से भरी हुई थीं, जैसे किसी गहरी आंधी के बाद शांति उतर आई हो। युवराज की बाहें अब भी उसके चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें खुली हुई थीं। वो उसे देख रहा था, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा हो कि वो सच में उसके पास है और वो उसे अपनी आंखों से देख रहा है। उसकी उंगलियां बार बार प्रार्थना की लटों को चेहरे से हटा रही थीं और फिर बड़ी नरमी से उसके माथे को छू रही थीं। तुम मेरे हिस्से की सबसे खूबसूरत याद हो, उसने फुसफुसाकर कहा। प्रार्थना हल्की सी करवट लेकर और भी कसकर उसके सीने से लिपट गई थी। युवराज की सांसें गहरी हो गई थीं, जैसे उस पल के बाद उसे और किसी चीज़ की तलाश ही न हो। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल गई थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन भीगी हवा अभी भी ताजगी ले आई थी। प्रार्थना नींद में ही युवराज के सीने से चिपकी पड़ी थी। उसकी सांसें बेहद थकी हुई थीं, लेकिन सुकून से भरी थीं। पिछली रात के लम्हों ने उसे लगभग बेदम कर दिया था। युवराज ने उसकी लटों को धीरे से हटाया और बड़ी नरमी से उसे चूम लिया था। उसने बगल में रखे फ़ोन से विधान को कॉल किया। गाड़ी तैयार रखो और हमारे लिए कपड़े भी लेकर आना। उसकी आवाज़ धीमी थी। विधान ने युवराज से कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। कुछ देर बाद बाथरूम से पानी की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर पहले जब प्रार्थना उठने की कोशिश कर रही थी, युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया था और मुस्कुराकर कहा था, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी तो रात भी पूरी नहीं हुई है। और वे उसे अपने साथ शोवर में खींच लाया था। पानी की धाराओं के बीच उसकी शरारतें और युवराज की बाहों की कैद ने उसे और भी थका दिया था। अब बिस्तर पर लेटी प्रार्थना आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदन इतना थका हुआ था कि हिलने तक का मन नहीं कर रहा था। युवराज ने झुककर उसके माथे को छू लिया था। आराम करो। उसके इस अंदाज पर प्रार्थना की पलकों पर एक नरम सी मुस्कान तैर गई थी और उसने शर्माकर फिर से आंखें बंद कर ली थीं। कुछ देर बाद प्रार्थना और युवराज दोनों राना हवेली पहुंच गए थे। गाड़ी हवेली के गेट पर रुकी और फिर दोनों धीरे धीरे उतरकर हवेली की ओर बढ़े। महिमा ने जैसे ही दोनों को देखा, जिंदा, मुस्कुराते हुए और अभी भी भीगी बारिश के बाद की चमक लिए उनके तन बदन में एक अजीब सी आग दौड़ गई थी। महिमा की नज़रें युवराज और प्रार्थना पर गहरी थीं, लेकिन युवराज ने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर मंदिरा को आवाज़ दी, मंदिरा। मंदिरा ने तुरंत दौड़कर आंगन में आ गई थी और युवराज की तरफ देखकर सिर झुकाते हुए कहा, जी छोटे सरकार। युवराज ने उसे कुछ शॉपिंग बैग्स थमाए और धीमे लेकिन तल्ख अंदाज में कहा, इन्हें ऊपर ले जाकर रख दो। और अगले ही पल वह प्रार्थना की तरफ झुका और उसके कान के पास फुसफुसाया, जाओ आराम करो, आज रात तुम्हें फिर से थकना है। प्रार्थना की आंखें लाल होने लगी थीं। उसने शर्म से हल्का सा अपना होठ काट लिया था और नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगी थी। उसे डर लग रहा था, कहीं युवराज की बातें किसी ने सुन तो नहीं ली। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं, लेकिन जब उसने देखा कि उन दोनों की बातें किसी ने नहीं सुनी हैं, फिर उसने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप हल्की शर्मिंदगी लिए मंदिरा के साथ वहाँ से चली गई थी। युवराज ने सिर्फ उसकी पीठ की तरफ नज़र डालकर मुस्कुराया, जैसे उसे पता हो कि प्रार्थना को महिमा और रणविजय की नज़रों से कैसे बचाना है। युवराज सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि महिमा ने अचानक उसे टोकते हुए कहा, युवराज, आपकी गाड़ी कहाँ है और आप विधान की गाड़ी से क्यों आए हैं? युवराज ने एक तिरछी मुस्कान दी, जैसे बस इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा हो। हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने कहा, चाची, वो गाड़ी रेयांश ले गया था, उसे कुछ ज़रूरी काम था। रेयांश का नाम सुनते ही महिमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसकी आंखें फैल गई थीं और वह हकलाते हुए बोली, क्या क्या कह रही हो तुम? हवेली से सिर्फ तुम दोनों गए थे? युवराज ने फिर हल्की मुस्कान के साथ महिमा की ओर देखा और कहा, हवेली से तो हम दोनों ही गए थे, लेकिन महिमा की ज़ुबान अटक गई थी। लेकिन क्या?
उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने बस अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। महिमा वहीं खड़ी रह गई थी, आंखें बड़ी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी और झल्लाहट दौड़ गई थी। उसका दिमाग घूम रहा था। युवराज की तिरछी मुस्कान, उसकी बेपरवाह अदाएं और वो मिस्टीरियस अंदाज, सब कुछ उसे हिला रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोली, युवराज क्या? लेकिन युवराज पहले ही कमरे में जा चुका था। महिमा वहीं खड़ी रह गई थी। उनके हाथ थोड़ा कपकपा रहे थे। रेयांश उनका अपना बेटा था। वो सोचने से भी डर रही थी कि जो जाल उन्होंने युवराज और प्रार्थना के लिए बिछाया था, उसमें अब उनका बेटा फंस चुका था। हवेली का आंगन अचानक इतना शांत और भारी लग रहा था कि उनकी सांसें थमसी गई थीं। महिमा ने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाया और रेयांश को कॉल किया। 1, 2, फिर 3, लेकिन हर बार कॉल रिसीव नहीं हुआ था। 15वीं बार भी फ़ोन बजाते बजाते भी कोई जवाब नहीं मिला था। महिमा पूरी तरह पागलों जैसी हालत में हो गई थी। उनका दिमाग घबराहट और डर से भर गया था। वह हाँफती हुई कमरे में इधर उधर चलने लगी थी। आखिरकार वह रोती हुई बेकाबू होकर हवेली के आंगन में बाहर निकल आई थी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवेली का ठंडा माहौल महिमा के घबराए हुए दिल को और भी तेज कर रहा था। रेयांश, मेरा रेयांश! महिमा चिल्लाते हुए पूरे आंगन में दौड़ रही थी। उसकी आवाज़ गूंजते ही हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। रुक्मणी, जो उस समय आंगन में कुछ काम कर रही थी, महिमा की हालत देखकर हैरान रह गई थी। वह तुरंत उनके पास दौड़कर आई और उसे पकड़ते हुए हल्के से संभाला। महिमा, क्या हुआ है तुम्हें? इतना परेशान क्यों हो रही हो? महिमा की आंखों में आंसू और खौफ दोनों झलक रहे थे। उसने बेकाबू होकर फुसफुसाया, रेयांश, दीदी, उसका कोई पता नहीं है। वो जवाब ही नहीं दे रहा। रुक्मणी जी ने महिमा को धीरे से आंगन के बीच बैठाया और उसका हाथ थाम लिया था और उसके कंधों को हल्के हल्के सहलाया। शांत हो जाओ महिमा, सब ठीक होगा। अब हम मिलकर देखते हैं क्या हुआ है। महिमा अभी भी हकलाते हुए और कांपते हुए बस रोती जा रही थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। हवेली के सन्नाटे में महिमा की चीखें जैसे हवा में घुल गई थीं और रुक्मणी जी की चिंता उसके लिए और भी बढ़ गई थी। ऊपर कॉरिडोर में युवराज खड़ा हुआ सब देख रहा था। महिमा की बेचैनी और हवेली के आंगन में उसकी बेकाबू चीखें सुनकर उसने गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता भी झलक रही थी। कमरे में प्रार्थना अपने खिलौनों के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। उसकी मासूम मुस्कान और हंसी ने माहौल को हल्का और खिलखिलाता हुआ बना दिया था। मंदिरा उसके सामान को वार्डरोब के ऊपर वाली शेल्फ में रखने में मदद कर रही थी। युवराज वो उसके लिए पहले ही खाली कर चुका था। अचानक मंदिरा की नज़र प्रार्थना की गर्दन पर पड़ी। वह हल्की सी लाल निशानियां थीं। युवराज की चाहत और पिछली रात की गर्मी के निशान थे। मंदिरा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई थीं। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगता है बीबी जी, उसने धीरे से कहा। लगता है हमारे राणा जी ने तुम्हें कल रात काफ़ी परेशान किया है। प्रार्थना ने झिझकते हुए अपनी पलकों को झुका लिया था और अपने हाथों से निशानियों को ढकने की कोशिश करने लगी थी। मंदिरा कुछ मत कहो, उसने फुसफुसाया और उसका चेहरा लाल हो गया था। मंदिरा मुस्कुराई और उसे छेड़ते हुए अंदाज में बोली, अरे बीबी जी, इतना ब्लश और शर्म, ये सब कह रहा है कि कल रात की कहानी अभी भी ताज़ा है। प्रार्थना ने झेपते हुए खिलौनों की तरफ नज़र घुमा ली थी और धीरे से कहा, अब बस करो मंदिरा, और परेशान मत करो मुझे। प्रार्थना ने अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया था। मंदिरा हंसते हुए प्रार्थना की तरफ झुकी और उसकी कमर पर हल्की हल्की उंगलियां चलाते हुए बोली, लगता है मेरी दी हुई क्लास का असर हो गया है। प्रार्थना ने एक नज़र उसकी ओर घूर कर देखा, फिर तुरंत अपने हाथों से चेहरे को ढकने लगी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और हल्की सी कांप रही थी। तभी दरवाजे की ओर से भारी कदमों की आवाज़ आई। युवराज वहाँ पहले से ही खड़ा हुआ था। उसकी नज़रें सीधे मंदिरा पर टिक गई थीं। उसकी आवाज़ में हल्की गहरी गंभीरता थी। नहीं, मुझे बहुत कुछ सिखाना पड़ रहा है। मंदिरा, जो अभी तक छेड़ते हुए मस्ती में थी, अचानक ठिठक गई थी। उसकी आवाज़ गुम हो गई थी और वह शर्म से अपनी नज़रें झुकाकर धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई थी। प्रार्थना ने अपने चेहरे को तकिए में दबा लिया था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी।
हवेली के सन्नाटे में केवल उनकी धीमी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। युवराज ने कुछ पल रुककर कमरे के अंदर देखा। उसकी नज़रें सीधे प्रार्थना पर टिक गई थीं। प्रार्थना ने तकिए से चेहरा छुपा रखा था, लेकिन उसकी हल्की हल्की सांसों से पता चल रहा था कि उसका दिल कितनी तेज़ धड़क रहा है। युवराज धीरे धीरे उसके पास आया। उसने झुककर प्रार्थना के माथे पर हल्का सा किस किया। प्रार्थना के हाथ अभी भी तकिए में ही फंसे रहे थे, लेकिन उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। और तुम अच्छे से आराम करो, युवराज ने धीमे लेकिन गहरी आवाज़ में कहा। मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, चिंता मत करना। प्रार्थना बस चुपचाप सिर हिलाकर उसकी तरफ देख रही थी। उसकी धड़कन अब भी तेज़ थी। युवराज ने उसे एक आखिरी बार नज़र से देखा, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया था। वहीं नीचे आंगन में महिमा बेकाबू होकर रो रही थी। उनकी चीखें हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थीं, जैसे हर दीवार उनकी बेचैनी को अपने अंदर समेट रही हो। रुक्मणी जी उनके पास ही खड़ी हुई थीं और उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन महिमा पागलों की तरह हिलती और चिल्लाती जा रही थी। तभी हवेली के बड़े दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज़ आई। कुछ पुलिस ऑफिसर अंदर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। सामने के कमरे में मृत्युंजय राणा अपने कमरे में बैठे हुए थे। शंभू ने जल्दी जल्दी आकर उन्हें बताया, साहब बाहर पुलिस आई है, कह रही हैं कुछ ज़रूरी काम है और आपसे मिलना चाहते हैं। मृत्युंजय ने गंभीर नज़र से ऊपर उठकर देखा। पुलिस ऑफिसर्स किस लिए? कुछ देर बाद मृत्युंजय राणा आंगन में आ चुके थे और उन्होंने शंभू से पुलिस ऑफिसर्स को अंदर भेजने के लिए कह दिया था। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर ने सीधे राणा साहब के सामने कदम रखा। उनका स्वर ठंडा और गंभीर था। राणा साहब, हमें आज सुबह एक गाड़ी में एक बॉडी मिली है, उन्होंने कहा। मृत्युंजय राणा का चेहरा एकदम सख्त हो गया था, और जो सामान उनके पास था उससे हमें पता चला है कि वीर्यांश राणा है। उनकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी है, तो पहचान करना मुश्किल है। मृत्युंजय की आंखों में गहरी चिंता और सदमा झलकने लगा था। वे रियांश को भी युवराज की तरह ही प्यार करते थे। वे आंगन में खड़े होकर एक पल के लिए चुप रहे। बस ऑफिसर की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर महिमा की चीखें अचानक और तेज़ हो गई थीं, जैसे हवेली की दीवारें उसके दर्द को और गहरा कर रही हों। उसकी आंखों में डर, सदमा और गुस्सा सब एक साथ झलक रहा था। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें बेबस गुस्से की झलक भी थी। रणविजय जी, उन्होंने तो कहा था कि युवराज और प्रार्थना, उन्हें मरना चाहिए था ना कि मेरे बेटे को। महिमा को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो बौखलाहट में क्या क्या कह रही हैं। रुक्मणी तुरंत महिमा के पास दौड़ी और उन्होंने उसे पकड़कर कहा, महिमा शांति रखो। लेकिन महिमा ने उन्हें धक्का दे दिया था और रोते हुए चीखी, शांति रखूं? मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा, और आप लोग, आप सब क्या कह रहे हैं? पुलिस ऑफिसर ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, महिमा जी, आप कैसे कह सकती हैं कि उस गाड़ी में युवराज और प्रार्थना होने चाहिए थे? हम समझते हैं कि यह समय बहुत मुश्किल है, लेकिन गाड़ी में मिली जानकारी और बॉडी की हालत से हमें इस समय और कोई स्पष्ट पहचान नहीं मिल पाई है। लेकिन टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, कल रात अनचाही दुल्हन का लास्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।